हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने कंसेप्ट वन की तरफ से मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन दिखाने जा रहा हूँ जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं पार्ट टू, मैथ्स का पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। सेट टू देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया था, करा था यदि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद का एक शून्यक शून्य है। इसका बोला गया था कि कोई भी एक शून्यक शून्य है, तो मान लेते हैं कि अल्फा का मान 0 है, बीटा नहीं मालूम है, गामा नहीं मालूम है, कोई भी एक शून्यक शून्य बोल रहा था, तो इसके दो शून्यकों का गुणनफल होगा। इसके दो शून्यकों का गुणनफल निकालना था, तो दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग लिखते हैं हम लोग, अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने गामा, गामा गुने अल्फा इक्वल टू लिखा जाता है माइनस बी बाई ए लिखते हैं। लेकिन अल्फा का मान जब 0 रख देंगे तो सिर्फ बचेगा बीटा गुने गामा, इसलिए लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। तो दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल होगा माइनस बी बाई ए। ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों बोला गया था कि P का मान जिसके लिए बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ था, बहुपद का घात देखिए 3 है, पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। मतलब ये बहुपद जो बोल रहा है, बोला गया है कि x माइनस 2 से पूरी तरह से भाज्य है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय कहता है कि P2 का मान 0 होगा, तो P2 का मान 0 जब रखेंगे यानी कि 2 का क्यूब माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस P गुने 2 बराबर लिखा जाएगा 0। तो 2 का क्यूब हो गया आपका 8, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 गुने 4 16 माइनस 2P प्लस 8 बराबर 0। फाइनली जब सबको ऐड करेंगे तो माइनस 2P इक्वल टू लिखा आएगा माइनस 32, इसलिए माइनस से माइनस गया तो P का मान होगा 16, इसलिए P का मान 16। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन x माइनस 2 बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y0 का हल है। 4y बराबर 10 का हल है, तो पहचानना ही कौन इसका हल होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन को इसके अंदर रखना चालू करते हैं। जैसे x के ऊपर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 बराबर 0, बिल्कुल सही आया। यहाँ 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो 6, यहाँ y की जब 1 रखोगे तो 6 प्लस 4 बराबर 10, और यहाँ भी देखिए बराबर में 10 लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन से ही चेक कर लिए हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए क्या जा रहा है। पूछा गया है कि यदि 10 के पावर 2y का मान 25 है, मतलब 10 के पावर 2y लिखा गया है, इसका मान दिया गया 25, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10 के पावर y के पावर 2 का मान लिखा जा सकता है 5 की पावर 2। तो कंपेयर जब करेंगे तो 10 के पावर y का मान होगा 5। तब आपसे पूछा गया था कि 10 के पावर माइनस y का मान क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस y का मान पूछा गया था, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस y पूछा गया था, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/10 के पावर y का मान पूछा गया था, तो इसको लिखा जा सकते हैं 1/5। सो फाइनली इसका मान जो होगा वो 1/। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। 5th नंबर पर आते हैं। 5th नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिएगा।
फिर इन्होंने बोला गया है कि यदि 2k-1 के समीकरण का हल है तो k का मान, कह रहा है कि 2k-1 और k इस समीकरण का हल है। जैसा ही हल बोला है इसका मतलब ये हो गया कि 10 गुने k-1 जोड़ 2k बराबर लिखाएगा 12। तो 20k-10 प्लस 2k बराबर हो गया आपका 12, यानी कि 22k इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 22, इसलिए k का मान आ गया आपका आंसर 1 होगा। इसलिए k का आंसर 1 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके सामने है ए। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बोला गया था कि x के पावर n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से क्या होगा? n निश्चित रूप से होगा एक विषम संख्या होगा, क्योंकि जब हम इसको फॉर्मूला पर लाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी गुने लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस लिखते हैं हम लोग बी स्क्वायर। मतलब ये हो गया कि इसके लिए देखा जाए, कंपेयर करेंगे तो इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 हो गया, तो ये तभी संभव है जब पावर जो होगा वो आपका विषम संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछा गया है। तो 2 tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर लिखाएगा। तो ओवरऑल इसका मान आ गया 2/√3 बटा लिख सकते हैं 1 प्लस 1/3। सिंप्लीफाई करने पर 2/3 बटा लिख सकते हैं 4/3, यानी कि 2/√3 गुने 3 लिखा जा सकता है इसे 4, 2 से 2 बार में गया और यहाँ देखिए इससे गया, यानी कि फाइनली बच गया √3/2। तो √3/2 इसका जो ओवरऑल मान आएगा वो आएगा आपका √3/2 आएगा। अब देखते हैं कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान जो होगा वो साइन 60 डिग्री के इक्वल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि सेके इक्वल टू कॉसेक बी लिखा गया है। सेके इक्वल टू क्या दिया गया? चलो दोस्तों कॉस बी के बराबर दिया गया, यानी कि सेके इक्वल टू लिखा गया है कॉस बी इक्वल टू लिखा हुआ था 13/12। तब आपसे पूछा गया था कि a प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिएगा इसके लिए देखो बच्चों, लिख सकते हैं सेके को लिखा जा सकता है कॉसेक 90 माइनस a इक्वल टू लिख सकते हैं इसको हम कॉसेक बी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं सेक थीटा। तो देखिए इधर भी कॉसेक है इधर भी कॉसेक है, कंपेयर जब करेंगे तो 90 माइनस ए का वैल्यू जो होगा बी के इक्वल आएगा, मतलब ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ए प्लस बी का मान पूछा गया था, तो ए प्लस बी का मान होगा 90 डिग्री, इसलिए ऑप्शन सी आपके सामने जो सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 9th नंबर देखते हैं। 9th नंबर में क्या बोला जा रहा है? 9th क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A कोण B पूरक है, जैसे ही बोल रहा है पूरक, यानी कि कोण A प्लस कोण B का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। और एक त्रिभुज हम जानते हैं कि सभी कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इसीलिए 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज में सभी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन कोण A जोड़ B का मान 90 है, यहाँ 90 ले सकते हैं, कोण C का मान हो गया 180 डिग्री।
यानी कि कौन सी का मान जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आपसे पूछा गया था कॉट सी का वैल्यू, कॉट सी मतलब कि कॉट 90 डिग्री का मान, और कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10th नंबर में आते हैं हम लोग। 10th में क्या बोल रहा है कि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/√3 लिखा हुआ है। tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिखा हुआ है √3। तो हम जानते हैं कि tan का मान √3 होता है 60 डिग्री पे, इसलिए कहा जा सकता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा 60 डिग्री। समीकरण पहला तैयार हुआ। फिर देखिए tan अल्फा का जो मान दिया गया है वो दिया गया 1/√3, तो कहा जा सकता है कि अल्फा का मान होगा 30 डिग्री। जब हम अल्फा का मान यहाँ 30 रखेंगे तो फाइनली 30 प्लस बीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है 60, इसलिए बीटा का मान जो होगा वो भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। तब आपसे पूछा गया था tan बीटा का मान, tan बीटा यानी कि tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, tan 30 डिग्री का मान जानते हैं हम लोग कि 1/√3 होता है, इसलिए देखिए ऑप्शन में 1/√3 सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। क्या बोला गया था, बोला कि ए त्रिभुज एक है, इस त्रिभुज के ए का निर्देशांक दिया हुआ है 0,1, बी का निर्देशांक दिया हुआ है 0,5, सी का निर्देशांक दिया हुआ है 3,4। तब आपसे पूछ रहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि लिखा जा सकता है इसका क्षेत्रफल, देखिए इस तरह से लिखेगा 1/2 इंटू 3 ब्रैकेट बना लेना है, और यहाँ पर x का यहाँ पहला कोऑर्डिनेट डाल दीजिए, यहाँ इसका x कोऑर्डिनेट डाल दीजिए, और यहाँ c का x कोऑर्डिनेट डाल दीजिए, और यहाँ y का डिफरेंस लिखाएगा तो 5 में से 4 घटा देना है, 5 - 4, आगे लिखेंगे 4 - 1, अगला में लिखाएगा 1 - 5। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, 0 इंटू कुछ भी 0 होता है, इसलिए इसका नो वैल्यू, इसका भी कुछ वैल्यू नहीं होगा, तो बचा क्या 3 गुने -4 बचा, तो फाइनली बच गया 1/2 गुने -12 कट गया, यानी कि मान आ गया -6, लेकिन एरिया का भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए -6 का मोड जब लेंगे तो इसका मान आएगा 6, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th के बाद 12th देखते हैं। 12th में देखिएगा बोला गया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनके शीर्ष एक दिया हुआ है, कितना लेते हैं -4,0, तो -4,0 मान लिया कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी 0,3, 0,3 हो गया, पॉइंट बी मान लेता हूं, और ये हो गया पॉइंट ऑरिजिन 0, 0। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए ये देखिए इसका लंबाई हो गया 4 और ये हो गया आपका 3, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 4 गुने, दोनों 2 से 2 कट गया, यानी कि 6 वर्ग इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर में देखिएगा क्या बोला गया था, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु, तो 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु द्वारा 1, 1 दिया हुआ था, दूसरा बिंदु दिया हुआ था 2, 3 की जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। मतलब इससे कहीं बिंदु होगा, मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु पी है, इस तरह से है कि AP बाई BP का अनुपात जो है वो दिया गया है 2:3। तो इसके यहाँ पर हम लगाएंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के लिए AP के सामने 2 लिख देना है, AP के सामने 2 लिख देना है, PP के सामने 3 लिख देना है। BP के सामने कितना लिख देते हैं 3। तो जब हम x का मान निकालेंगे
तो अनुपात को गुना करेंगे दूर वाला x के साथ। x का मान निकालना x के साथ गुना करेंगे, y का मान निकालना y के साथ गुना करेंगे। तो 2 को गुना करेंगे इसके साथ, तो गुना करेंगे तो 2 गुने 2 4 हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे x के साथ, तो 1 गुने 3 3 हो जाएगा, बटा दोनों अनुपात को जोड़ लेना है। तो x का मान आ गया 7/5। सिमिलरली y का मान निकालना होगा, तो इसको 6 यहां से गुना करें तो 3 बटा दोनों को जोड़ लेना है, तो y का मान आ गया 9/5। इसलिए आपका x का निर्देशांक होगा 7/5, y का निर्देशांक होगा 9/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोला गया था बिंदु की मूल बिंदु से जुड़ी, जब मूल बिंदु से दूरी निकालनी होगी तो हम लोग जानते हैं कि उसका दूरी होता है x² प्लस y²। तो डायरेक्ट इसको रख सकते हैं हम लोग, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 16 यानी कि √25, और √25 का मान हो गया 5, इसलिए 5 इकाई जो होगा वो सही आंसर होगा। देख रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 11th के 14th के बाद हम लोग बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन नंबर में आते हैं। 15th नंबर में देखिए क्या बोला गया था। बोला गया था कि एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रवृत्ता। जब हम एक पासा फेंकते हैं तो घटनाएं कौन कौन सी घटती है। जब हम पासा फेंकते हैं तो घटनाएं 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। तब आपसे पूछा गया था कि पासा फेंकने पर सम संख्या, तो सम संख्या इसमें से होता है 2 4 6, यानी कि कुल अनुकूल घटनाओं की संख्या हो गई 3 और कुल घटनाओं की संख्या हो गई 6। जब दोनों को भागा करेंगे तब मान आएगा 1/2, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। देखिए 16 नंबर में क्या बोला गया था। 16 क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 5 इंटू टेन स्क्वायर ए में 5 कॉमन है, तो लिखा जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, इसलिए 5 गुने 1 का मान फाइनली हो गया 5, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 17th नंबर देखिए। 17th में देखिएगा एक निश्चित घटना की प्रवृत्ता होती है, तो निश्चित घटना की प्रवृत्ता हमेशा 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रवृत्ता 0 होती है। चलिए नेक्स्ट 18th नंबर देखिए क्या बोला गया है। किसी रेखाखंड, कोई एक रेखाखंड है, तो मैं मान लेता हूं कि एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड का नाम दिया गया है AB। AB को 2:3 में, इस रेखा AB को 2:3 के अनुपात में बांटना है, तो उसके लिए एक किरण 1 खींचा गया, एक किरण 1 खींच लेते हैं, इस तरह से खींचा गया, तथा कोण BAX इस तरह से खींचा गया कि कोण BX जो है वो न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से इसका मान जो होगा वो कम होगा। अब बराबर दूरी पर A1 A2 डॉट 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 इस तरह से बिंदु निर्धारित किए गए, तो यहाँ A1 A2 निर्धारित किया गया, A3 डॉट 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 बहुत सारे बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इस अनुपात हेतु कम से कम कितने बिंदु डॉट 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 चुनेंगे, तो यहाँ पर अनुपात को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 2 + 3 5, इसलिए यहाँ पे 5 बराबर बराबर भाग डालना पड़ेगा, A4 और क्या लिखाएगा A5, क्योंकि 2:3 में बोल रहा था, 2:3 जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इसलिए इसे 5 बराबर भाग में बांटना पड़ेगा। ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया था। बोला गया था दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों का कोण बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, अगर ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, साथ साथ ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे।
उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज के जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात और उसके संगत ऊंचाई का अनुपात समान होता है, इसलिए कह सकते हैं कि जो इसके भुजाओं का अनुपात होगा वो 4:5 होगा, इसलिए 4:5 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। किसी वृत्त व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो एक वृत्त बना लेता हूं, वृत्त के व्यास के अंतिम छोर पर दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होगी, तो देख सकते हैं कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी, इसलिए कह सकते हैं कि आपस में समांतर होती है। 20 नंबर हो गया। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है, पीए तथा पीबी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। इस तरह से एक वृत्त है, इस पर दो पीए हो गया और ये हो गया आपका पीबी, केंद्र इसका दिया हुआ है ऊपर, रेखा है 80 डिग्री। 80 डिग्री जो दिया गया है वो ये वाला कोण दिया गया है, यानी कि कोण यहां पे लिख देता हूं मैं, एपीबी का जो मान दिया गया है वो 80 डिग्री दिया गया है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि कोण पीओए का मान क्या होगा। पीओए यानी कि पीओए मतलब ए वाला कोण पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंबवत होता है इसलिए 90 डिग्री, और ये पूरा दिया गया 80 डिग्री, ये बराबर भाग में बढ़ जाता है इसलिए 40 डिग्री होगा। 40, 90, 130 और एक त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः ये वाला मान जो होगा वो 50 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही था। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में क्या बोला गया था, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ था। तो एक बेलन है, इस बेलन का ऊंचाई मालूम है, इस बेलन का ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर, वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी कि 2 पाई RH का मान दिया हुआ है 264। तो इसका आयतन पूछा जा रहा है, त्रिज्या नहीं मालूम है, त्रिज्या R मान लेता हूं, तो 2 इंटू 22/7 गुने R इसका हो गया आपका नहीं मालूम था, H हो गया 14 बराबर हो गया 264। तो फाइनली 7 से इसके 2 बार में काट लेते हैं और मैं काटता हूं इसे 22 से काट लेता हूं, तो 22 से काटूंगा तो एक बार में लग गया और बचेगा आपका 44 यानी कि 4 बार में लग गया। ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, 7 रह गया, तो R का मान आ गया 7/2। आयतन पूछा गया था, तो आयतन के लिए फॉर्मूला लोग जानते हैं कि पाई R स्क्वायर H लिखा जाता है। पाई का मान हो गया 22 और R का मान 7/2 H का मान हो गया 14। काट लेते हैं, 2 बार में गया। ठीक है, इसे 2 बार में काट देता हूं, यहां से 11 गया यानी कि 77 गुने 7 गुना करने पर 49 में 4 जोड़ दिए तो गया 53 यानी कि 539 होगा, 539। ऑप्शन में कहीं कुछ मिसिंग है क्या, एक बार कैलकुलेशन चेक किया जाए, फिर से देखा जाए। एक बेलन 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई RH का मान दिया गया था 264। तो 2 पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या नहीं मालूम था, H का मान दिया हुआ था 14 बराबर लिख देते हैं 264। तो 7 से 2 बार में गया, तो यहां से अगर हम बात करें R का जो मान आएगा वो आएगा 264/2 गुने 22 गुने 2 होगा। चलिए काटते हैं इसको, 2 से काटेंगे, कितना बार में कटा, इसे काटते हैं तो ये कटेगा 6 बार में और फिर से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, इसलिए R का मान 3 हो गया। आपसे पूछा गया था आयतन,
तो बेलन का आयतन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या त्रिज्या का मान हो गया 3 का स्क्वायर इंटू एच, और एच का मान हो गया आपके सामने दिया हुआ था 14। रखते हैं तो 7 से 2 बार में गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी के 44 गुने 9 गुना करते हैं तो 36, 36 से 3 9, यानी कि 396 होगा। 396 यानी कि ऑप्शन सी सही था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। ट्वेंटी थर्ड में देखिए बोला गया था कि दो गोले का आयतन का अनुपात, दो गोला है उसके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि प्रथम गोला है, ये दूसरा गोला है, इसका त्रिज्या r1 है, इसका त्रिज्या r2 है, दोनों को आयतनों का अनुपात। तो इसके लिए प्रथम गोला का आयतन जो होगा वो लिखेंगे 4/3 पाई r1 का क्यूब, दूसरे के लिए लिखेंगे 4/3 पाई r2 का क्यूब लिखाएगा। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और इसका मान दिया हुआ था आपका 8/17, यानी कि यहां से कह सकते हैं कि r1/r2 होल क्यू का मान जो होगा वो 2/3 के होल क्यू के बराबर होगा। तो यहां से कहा जा सकता है कि r1/r2 का जो मान होगा वो 2:3 होगा। तो उनके सतह क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल पूछेगा इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसलिए लिख सकते हैं 4:9। जब क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्या बोला गया है, यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन, एक बेलन है, इस बेलन का त्रिज्या r दिया गया है, ऊंचाई h दिया गया है, के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि वक्र का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। तो कुल के लिखते हैं इसके लिए 2 पाई RH प्लस क्या लिखा जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई RH प्लस क्या लिखा जाता है 2 पाई R स्क्वायर। तो वक्र जो है इसके कुल का 1/3 है, यानी कि 1/3 से भाग कर देंगे, तो इसको जब हम 3 को भेजेंगे तो लिखाएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 पाई RH का मान जो होगा वो लिखाएगा आपका 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर के बराबर होगा। यहां से कॉमन ले लिया जाए तो कॉमन लेंगे तो 6 पाई छोड़ देते हैं, कीजिए इसको इधर भेज दीजिए, तो भेजिएगा तो हो जाएगा 4 पाई RH का मान लिखाएगा 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 से देखिए 2 बार में गया, पाई से पाई बार में गया, R से R बार में गया, यानी कि 2H बराबर हो गया R, यानी कि फाइनली R जो होगा वो 2H के बराबर होगा। तो देखिए वैसा कहाँ लिखा हुआ है R बराबर 2H, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, H इक्वल टू लिखा जा सकता है R/2, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 में क्या बोल रहा था, देखिए 25 में क्या बोला गया था, 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन ज्ञात करना था। एक गोला है जिसके व्यास दिया हुआ है, तो व्यास जब 12 होगा इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगा। विस्थापित हवा यानी कि गोला का आयतन ज्ञात करना था, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं 4/3 पाई RQ लिखा जाता है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो 4/3 पाई को पाई के रूप में रखने देंगे, क्योंकि पाई को पाई में लगातार दिया हुआ है। R का मान हो गया 6 का क्यूब 6 16, तो इसे करने पर 7 बार में गया, 2 बार में गया, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी के 8, और फिर से 28 पाई, यानी कि 288 पाई, 288 पाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा।
चलिए नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, आप हमसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। बोल रहा है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। मतलब कि एक कोई बड़ा घन होगा, इस बड़े घन को काट काट कर बांट बांट करके क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन बनाते हैं। तो इस तरह से कितने घन बनेंगे, तो मैं मान लेता हूं कि इस तरह के घन n घन बनेंगे, और n घन का जब हम आयतन कैलकुलेट करेंगे तो इस बड़े वाले घन के आयतन के बराबर आएगा। तो इसका हम आयतन लिख सकते हैं 1 क्यूब बराबर n गुने 1 क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए इसके भुजा का मान दिया हुआ है 5, यानी कि 5 का क्यूब बराबर n गुने, और छोटे आयतन छोटे घन का जो भुजा दिया गया वो 1 दिया गया है, इसलिए कह सकते हैं कि 125 बराबर n, यानी कि छोटे छोटे कितने सारे आयतन बनेंगे 125, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि 4 लगातार विषम संख्याएं कुछ भी हो सकती है, 15, 17, 19, उसमें से कुछ भी हो सकती थी। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, 4 लगातार विषम संख्याएं का माध्य कितना है 6 दिया गया है, तो सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछा गया था। तो 4 लगातार विषम संख्या, माना कि पहली संख्या x है तो अगली संख्या होगी x+2, अगली होगी x+4 और अगली होगी x+6। 4 संख्याओं की पहला, दूसरा, तीसरा, इन सभी का माध्य डालते हैं। सभी संख्याओं का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर दिया हुआ है 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x ऐड हुआ तो 4x हो गया, 2 + 4 6 कितना हो गया 12, बराबर लिखाएगा आपका 24, यानी कि 4x का मान हो गया 12, यानी कि x का मान आ गया 2। तो सबसे बड़ी संख्या x+6 है, x का जब मान 2 रखेंगे तो 2 + 6 इसका मान होगा 8, इसलिए आपके 8 जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो आपका सही आंसर होगा 8। विषम संख्या बोल रहा था दोस्तों, विषम संख्या बोल रहा था। चलिए फिर से देखते हैं, चेकआउट करते हैं एक बार फिर से। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो पहली संख्या हमने मान लिया x, दूसरी संख्या x+2, तीसरी संख्या x+4, चौथी संख्या x+6 मान लेते हैं। तो इन सभी संख्याओं का माध्य 6 दिया गया था। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या का माध्य 6 दिया गया था। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 24 आ गया, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। तो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ देखो 4x बराबर 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जब हम कट करेंगे तो इसका मान आता 3। यहाँ पर गलत हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, x बराबर लिखा था 3, हमने 2 लिख दिया था। तो जब यहाँ पे 3 रखेंगे, x+6 जो है सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि 3 + 6 9, इसलिए आंसर कौन सा होगा 9 जो है वो सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ के करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा था, 3 सही सिक्के उछलाए जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। तो जब हम 3 सिक्के उछलाते हैं तो कुल घटनाएं घटती है, वो हेड 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 लिखा जा सकता है, हेड हेड टेल लिखा जा सकता है, हेड हेड टेल लिखा जा सकता है, या तो फिर हेड टेल हेड लिखा जा सकता है, टेल हेड हेड लिखा जा सकता है। अब आगे 4 जो घटना घटता है उसको लिखने के लिए
जहां जहां हेड है वहां टेल टेल रख देंगे, जहां टेल है वहां पर हेड रख देंगे, यानी कि अब लिखा जाएगा टी टी टी, ये हो जाएगा टी टी एच, और ये लिखाएगा टी एच टी, और ये हो जाएगा एच टी टी। तो कह रहा था कम से कम दो हेड, तो कम से कम दो हेड, तो कम से कम दो हेड के बारे में तो ज्यादा से चलेगा, लेकिन कम नहीं चलेगा, मतलब एक नहीं चलेगा, दो हेड चलेगा, तीन हेड चलेगा। तो देखते हैं कौन कौन सा ऐसा है। देखिए यहाँ पे तीन हेड थे, ये भी गिनाएगा, ये भी गिनाएगा, ये भी काउंट होगा, दो हेड है, यहाँ भी दो हेड है, और कहीं नहीं ऐसा है। बाकी इसमें देखिए एक ही हेड है, इसमें एक ही हेड है, एक ही हेड है, यानी कि अनुकूल घटना के अंदर ये नहीं आएगा। तो अनुकूल घटना हो गया हमारा 4, और कुल घटनाओं की संख्या हो गई 8। जब डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 1/2, इसलिए आपका राइट आंसर होगा 1/2। देखिए जब 3 सिक्के कुछ लाते हैं तो इसको लिखने का जो अनुकूल घटना होता है उसका बहुत ही शानदार तरीका है। पहले हेड 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 लिख दिया हमने, हेड हेड टेल, एक टेल को लाए हर जगह पे, अब उसके बाद जहां जहां हेड था वहां टेल रख दिए, और जहां जहां टेल था वहां क्या कर दिया, हेड कर दिया। 8 लिखा गया, आपके सामने नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक साथ दो पासे उछलाने पर, एक साथ हमने दो पासा उछला दिया, संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रयत्ता। तो जब हम एक साथ दो पासे उछलाते हैं तो कुल घटनाओं की संख्या होती है 36। जब एक साथ दो पासा उछलाया जाता है तो कुल घटनाओं की संख्या 36 होती है। उसमें से कह रहा है कि दोनों पासा पर 7 जोड़ कराना चाहिए। तो पहले लिखते हैं अनुकूल घटनाएं, तो कैसे लिख सकते हैं, 1 6 संभव है, या तो फिर 6 लिखा जा सकता है, 2 5, या तो फिर लिखा जा सकता है 5 2, या 3 4 आ जाए, जा सकता है 4 3। 5 से के साथ नहीं होगा, 6 के साथ भी नहीं होगा, यानी कि कुल अनुकूल घटनाएं हो गई 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल अनुकूल घटनाओं की संख्या 6, कुल घटनाओं की संख्या 36, दोनों को भागा किए, इसका मान आ गया 1/6, इसलिए 1/6 जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट 30 बोला गया था निम्न में से कौन सी घटना की प्रैक्टा नहीं हो सकती है। तो प्रैक्टा का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो देखते हैं, ये लिखा हुआ है 1:1, ये लिखा हुआ है 0.5 होगा, ये लिखा हुआ है 0.9, ये लिखा हुआ है 0.1। तो इसमें से देखिए 1:1 लिखा हुआ है यहाँ, आई थिंक 11 लिखा हुआ होगा, तो नहीं होगी। तो 1 से जो बड़ी संख्या है वो भी नहीं होगी, 0 से जो छोटी संख्या है वो भी नहीं होगी। तो अगर मान लिया जाए कि ये मिसप्रिंट है तो मैं मान लेता हूं कि 11 लिखा होगा, इसलिए ऑप्शन ए को मैं सही करता हूं। ठीक है, बाकी 0.5 भी संभव है, 0.9 भी संभव है, 0.1 भी संभव है, लेकिन 1.1 संभव नहीं, प्रोबेबली यहां पर लिखा होगा 1.1। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर देखते हैं। बोला गया था कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के मूल हो तो 1/अल्फा का मान 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान पूछा गया था। इसके लिए सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी कि -2/1, इसका मान हो गया -2। अल्फा गुने बीटा c/a लिखते हैं, 3/1, यानी कि मान हो गया 3। तब आपसे पूछा गया था 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -2/3, इसलिए आंसर होगा -2/3। चलिए 31 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर। चलिए नेक्स्ट 31 हो गया, 32 देखते हैं। 32 क्वेश्चन में क्या बोला गया था, बोल रहा था द्विघात बहुपद, तो एक द्विघात बहुपद लिखा हुआ, इसका शून्यक पूछा गया था। तो द्विघात बहुपद का शून्यक के लिए इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। फैक्टराइज करेंगे तो ये लिखा आएगा x + √3 × x - √3,
और द्विघात बहुपद के शून्य के लिए लिखा जा सकता है x प्लस रूट थ्री का मान 0 और x माइनस रूट थ्री का मान 0, इसलिए x का मान यहाँ से आएगा माइनस रूट थ्री और x का मान आएगा यहाँ से रूट थ्री। सही आंसर होगा रूट थ्री और माइनस रूट थ्री, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 में बोला गया था कि एक पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तीन धावक है, ये धावक जो है वो एक ही स्थान से तीनों धावक जो है दौड़ना प्रारंभ करता है एक साथ। एक चक्कर लगाने में क्रमशः पहला धावक को 3 घंटा लगता है, दूसरा धावक को 4 घंटा लगता है, तीसरा को 8 घंटा लगता है। तब पूछ रहा था कि तीनों धावक तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, तीनों पुनः कितने समय मिलेगा, तो इसके लिए हम इसका निकाल लेंगे एलसीएम। 3 4 8 का एलसीएम जो होगा वो आएगा आपका 24, इसलिए तीनों धावक जो है वो 24 घंटे के बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 34 देखा जाए। बोला गया है कि बहुलक होगा, तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। बहुलक में क्या होता है कि वो संख्या देखते हैं सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा। देखिए ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ये 2 बार आया है। 3 के बारे में बात किया जाए यदि तो 3 देखिएगा, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और कोई भी यानी कि दोनों को जोड़ लेंगे डिवाइडेड बाय 2, 5/2 किए, इसका मान आ गया 2.5, इसलिए 2.5 जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर देखते हैं, 35 नंबर देखते हैं बच्चों। पैंतीस था, चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्या बोला गया था कि बिंदुओं ए 4 5 लिखा हुआ था, ए 4 5 लिखा हुआ था, बी लिखा हुआ था मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है x बराबर लिखते हैं x1 प्लस x2/2, तो x बराबर x1 देखिए 4 प्लस 6/2 यानी कि x का मान आ गया 5। सिमिलरली y का जो मान होता है वो लिखते हैं y1 प्लस y2/2, तो y बराबर y1 हो गया 5 प्लस 5/2, तो y का मान आ गया 5, इसलिए 5 यानी कि x और y का मान होगा 5,5। आगे बढ़ते हैं, 35 के बाद 36 नंबर देखते हैं। बोला गया था कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधा कर दी जाए, कोई वृत्त है इसकी त्रिज्या को आधा कर दी जाए, तो ये वृत्त त्रिज्या r थी, छोटी वृत्त हो गई, इसका त्रिज्या r/2 हो गया। तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधि का अनुपात, पुराने का परिधि होगा 2 पाई r, नए का परिधि होगा 2 पाई r/2 लिखाएगा, क्योंकि इसका त्रिज्या आधा है। 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, r से r गया, 2:1, इसलिए इसका त्रिज्या होगा 2:1 होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर में क्या बोल रहा था, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता का मान जो होता है वो किसी भी घटना का प्रायिकता का मान जो होगा वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। तो देखिए ये सही है, ये हो सकता है, लेकिन कौन नहीं हो सकता है, तो डी जो है वो नेगेटिव नंबर का भी नहीं होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट आगे और हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर, 38 देखिए, 38 में क्या बोला गया था, बोल रहा था कि यदि √2 cos थीटा का मान 1 है, तो पूछ रहा था कि थीटा का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ था √2 cos थीटा बराबर लिखा हुआ था 1,
यानी कि cos थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/√2। तो थीटा इक्वल टू होगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर 39 पे आते हैं हम लोग। लिखा हुआ था कि 1 + cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं 1 + cot स्क्वायर ए, अब बाई लिखा हुआ था 1 + tan स्क्वायर ए का मान। तो 1 + cot स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए, और 1 + tan स्क्वायर लिखा जाता है sec स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और फाइनली जो आ गया वो cos स्क्वायर ए बाई आ गया sin स्क्वायर ए। cos बाई sin जो होता है वो cot होता है, इसे लिखा जा सकता है cot स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर में आते हैं। 40 नंबर में क्या बोला? ये द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, के विवेचक शून्य है, विवेचक शून्य है, जैसे ही विवेचक बोल रहे हैं तो डी का मान हो गया शून्य, तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा? तब आपसे पूछा जा रहा है कि बीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए देखिए x बराबर लिखा जाता है -b + -√b² - 4ac बाय लिखा जाता है 2a। तो इसके अनुसार अगर चला जाए तो x बराबर लिख सकते हैं +b हो जाएगा, प्लस माइनस इसका मान 0 हो गया, 2a मतलब 2 × क्या हो जाएगा c। तो यही अल्फा और बीटा दोनों का मान होता है, यानी कि बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं b/2c, b/2c। तो b/2c देखिएगा, b/2c राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं। 41 को देखिएगा, बोला गया है कि समीकरण के मूल होंगे, तो समीकरण लिखा हुआ है यहाँ पे a² p² x² -q² बराबर लिखा हुआ था 0। मूल के बारे में बात किया है, यानी कि x का मान, तो इसके लिए लिख सकते हैं a² p² x² इक्वल टू लिखा जा सकता है q², यानी कि x² बराबर लिखा जा सकता है q² बाई a² p² लिख सकते हैं। फाइनली x का जो मान होगा वो प्लस माइनस q बटा लिख सकते हैं AP, q बटा AP, यानी कि प्लस माइनस q बटा AP, तो q बटा AP, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। 42 नंबर में क्या बोला गया था? बोला गया था कि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि होगी, अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है, यानी कि r का मान जो हो गया वो 7 हो गया। परिधि, तो अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि के लिए फॉर्मूला लिखते हैं πr प्लस लिखा जा सकता है 2r, r कॉमन लेते हैं तो पाई + 2। अब r का मान दिया हुआ है आपका 7, पाई का मान 22/7 जोड़ 2, यानी कि 7 × 22 जोड़ 14/7, 7 से 7 गया तो इसका मान फाइनली आ गया 36 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो 36 सेंटीमीटर जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर में क्या बोला गया है? यदि किसी असीमित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः इतना और इतना है, मतलब इसके बारे में बात किया जाए तो माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 26.8, माध्यक दिया गया है 27.9। तो आपसे पूछा गया है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बहुलक बराबर लिख सकते हैं 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य। तो सब कुछ का मान रखते हैं, 3 × माध्यक, माध्यक का मान हो गया 27.9 माइनस 2 × माध्य 26.8,
8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 बार में 27 23 2 6 6 2 8 होगा माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 16 53 हो गया 53.6। जब इसको घटाएंगे तो 0.1 हो गया और यहां से घटाएंगे तो 30 यानी कि 30.1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। तो यहां से एक फॉर्मूला हो गया कि बहुलक बराबर लिखा जाता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 माध्य लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर में हम लोग मूव करते हैं। बोला गया था कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। तो एक वृत्त है, एक बाहरी बिंदु P है, इससे दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तब आपसे पूछा गया कि PB का लंबाई क्या होगा। तो अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6 होगा, इसलिए PB का भी लेंथ कितना होगा 6 होगा, क्योंकि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। बिंदुओं P-2 और को मिलाने वाली का मध्य बिंदु पूछा था। तो मध्य बिंदु के लिए x बराबर हम लोग लिखते हैं, x बराबर लिखा जाता है x1 प्लस x2 बाई 2। तो x बराबर x1 हो गया -2 -6 बटा 2। तो x का मान आ गया -8 बटा 2, कट गया तो -4। फिर सिमिलरली y बराबर लिख सकते हैं y1 प्लस y2 बाई 2। तो y बराबर y1 का मान था आपका 8 -4 बटा 2। तो y का मान आ गया 4 बटा 2 और ये कट करके आ गया 2, इसलिए -4, 2 जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे को मूव करते हैं। 46 नंबर देखिएगा। 46 नंबर में क्या बोला गया था, दो वृत्तों के परिधियों 2:3 में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो दोनों वृत्त के परिधियां यानी कि 2 पाई r1 बटा हम लिख देते हैं 2 पाई r2 का जो मान गया था वो 2/3। तो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, यानी कि r1 बाय r2 का भी मान होगा 2/3, यानी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है शून्य होती है। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। नेक्स्ट 48 निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो √2 किसका मान होगा, तो tan 60 का मान होता है √3, इसका मान होता है 1/√2, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होगा √2, यानी कि ऑप्शन डी जो दिख रहा है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर में देखिए, बोला गया था कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया था। तो 9 कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान 1 होता है, 9 गुने 1 का मान हो गया, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं तो 1/अल्फा × 1/बीटा का मान पूछा गया था। तो फिर से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -1, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा -2। अब आपसे पूछा गया था 1/अल्फा × 1/बीटा का मान, अल्फा बीटा एलसीएम, तो ऊपर में अल्फा प्लस बीटा और इसका मान आ गया -1/2, इसलिए आंसर जो है वो सही होगा -1/2 होगा, ये आंसर सही होगा -1/2। चलिए तो होता ना, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, प्लस हो जाता, यानी कि जो ऑप्शन लिखा हुआ था वो सही था, +1/2 होगा। चलिए कल इसी से